मंदिर में कथा अभी भी चल रही थी और सब लोग का ध्यान कथा सुना रहे पंडित जी पर ही था। तभी एक बड़ी सी गाड़ी मंदिर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही समीर आंखों पर लगा चश्मा उतारते हुए बाहर आया। दूसरी ओर से हरे रंग की साड़ी पहने पिंकी भी गाड़ी से बाहर आई। अपनों से मिलने की खुशी उससे छिपाए नहीं छिपाई जा रही थी। तभी पीछे की सीट से 20-22 साल की एक लड़की जल्दी से बाहर आकर बोली, मॉम डैड आप दोनों रुक क्यों गए यार? चलिए ना, मैं सबसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। थोड़ा सब्र करो परी, अगर यहाँ आए हैं तो सबसे मिलेंगे ही ना। तभी एक खूबसूरत सी लड़की जिसकी उम्र चांदनी के जितनी ही होगी गाड़ी से बाहर आते हुए बोली। उसने एक खूबसूरत का फुल लेंथ सूट पहना हुआ था, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहने वो बहुत सुंदर लग रही थी। तभी पिंकी उसकी ओर देखकर बोली, इसे कभी किसी चीज की सब्र होती है अवनी, जो आज यहाँ होगी। अपने भाई बहनों के साथ उछल कूद और मस्ती करनी है इसे, इसलिए तो इसे अंदर जाने की इतनी जल्दी है। पर मॉम डैड की गाड़ी अभी तक नहीं आई है, उनके बिना अंदर कैसे जाएंगे? अवनी ने आकर पिंकी को पकड़ा और बोली, मॉम लगता है दादू की गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई है, वरना तो वो हमारे पीछे ही आ रहे थे। वो तीनों आपस में बातें कर रही थी, पर समीर खामोशी से मंदिर की ओर देख रहा था, क्योंकि इस मंदिर से उसकी बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। उसे बीती बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि ये वही मंदिर है जहां चांदनी ने राजीव के लिए 1008 परिक्रमा की थी और उसके पैर में चोट भी लग गई थी। राजीव उस पर बहुत भड़का था, पर फिर उसने चांदनी को बाहों में उठाकर उसकी परिक्रमा पूरी करवाई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोला, प्लीज भोलेनाथ, यहाँ विशाल से सामना मत करवाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से यहाँ कोई तमाशा हो। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर किसी से फोन पर बात कर रहे युग की नजर उन पर पड़ी। उन्हें देखते ही वो उठकर दौड़ा और चीखा, परी। परी ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी तो वो मुस्कुराते हुए उसकी ओर दौड़ी। समीर, पिंकी और अवनी भी मुस्कुराने लगे। युग ने दौड़कर परी को गले लगाया और बोला, आई एम सो हैप्पी यार, आप हमें लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं आए भैया? परी ने तुरंत पूछा तो युग ने भी फट से जवाब दिया, यार मुझे लगा कि सब लोग मेरा पोपट बनाने के लिए मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि आज आप सब आ रहे हो। पोपट को भला कौन पोपट बना सकता है? तभी अवनी बोली। युग ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया और बोला, दिस इज नॉट फेयर यार भाभी, मैं आपका सबसे छोटा और लाडला देवर हूँ, आप ऐसे मुझे पोपट नहीं कह सकती है। मैं विवान भैया से आपकी शिकायत करूंगा। बेशक कर देना, मैं तुम्हारे भैया से डरती नहीं हूँ। अवनी ने इतना कहा ही था कि तभी पिंकी ने युग के बाल पकड़े और बोली, डरना तो तुझे चाहिए, क्योंकि तेरी एक एक हरकत की खबर लगती है मुझे कृषि और अनाया से। आओ, मेरा काम तो छोड़िए यार बुआ, अनाया और भाई के पास काम ही क्या है सिवाय मुझे सबसे डांट पड़वाने के, युग बोला। पिंकी ने उसका कान छोड़ दिया तो युग ने मुस्कुराते हुए उसके पैर छुए और उसके गले लगकर बोला, आई रियली मिस यू बुआ। पिंकी ने बहुत प्यार से उसके चेहरे को छुआ और फिर उसके माथे को चूमा। तभी युग की नजर समीर पर पड़ी और वो दौड़ता हुआ उसके पास आया। वो उसके पैर छूने लगा। समीर ने तुरंत उसे अपने गले से लगा लिया और फिर उसकी गर्दन पकड़कर बोला, युग, विशाल और मेरे बीच चाहे कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, पर मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम उसके साथ बदतमीजी से पेश आओ। युग इरिटेट होकर बोला, यार मुझे समझ नहीं आता कि आप तीनों किस किस्म के दोस्त हैं। एक दूसरे से बात नहीं करते हो पर एक दूसरे के खिलाफ कभी कुछ नहीं सुनते हो। यही सेम डायलॉग मुझे अभी कुछ दिनों पहले पापा ने मारा है और मुझे धमकी दी है कि वो हमेशा के लिए मुझे यहाँ से ले जाएंगे, पर फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ज्यादा ही बेशर्म हो, पता नहीं किस पर गे हो। समीर के इतना कहते ही युग फट से बोला, आपकी बहन पर। उसके इतना कहते ही सबके मुंह खुल गए, पर फिर सब हंसने लगे। तभी युग की नजर एक दूसरी गाड़ी पर पड़ी जिसमें से सुखदेव, पूनम और सुमन बाहर आ रहे थे। युग दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसने सबके पैर छुए और बोला, आइए दादू, अंदर चलते हैं। सब जैसे ही पंडाल में पहुंचे तो सामने से ब्लूटूथ पर बात करते हुए चले आ रहे कृषि की नजर उन पर पड़ गई। समीर को देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके गले लग गया। उसे देखकर समीर मुस्कुराते हुए बोला, कैसा है मेरा बंगाल का टाइगर? कृषि मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल फिट एंड फाइन, आपकी तरह। देखिए, इतना सा भी वेट गेन नहीं किया मैंने। समीर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने फिर से उसे गले लगा लिया। दूसरी ओर राजीव ने समुद्र के किनारे अपनी गाड़ी रोकी और बिना चांदनी की ओर देखे गुस्से में गाड़ी से बाहर आया।
उसे इतने गुस्से में देखकर चांदनी का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। राजीव ने उसकी साइड का डोर खोला और उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर खींचा। फिर उसने लात मारकर अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद किया और चांदनी की दोनों बाहें पकड़कर उसे अपनी गाड़ी से टिकाया और अपनी दोनों हथेलियां गाड़ी पर रखकर बोला, प्यार करता हूं तुमसे। उसके इतना कहते ही चांदनी की आंखें खुली की खुली रह गई और वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी। राजीव ने उसे घूरते हुए पूछा, सुना तुमने, या और जोर से बोलूं? अपने प्यार का इजहार करने का राजीव का अजीबोगरीब तरीका देखकर चांदनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। तभी राजीव ने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और उसे अपने करीब लाकर बोला, कोई फिल्मी हीरो नहीं हूं और ना ही मुझे ओवर एक्टिंग करनी आती है और मुझसे किसी की नकल भी नहीं की जाएगी। गुलाब का फूल हाथों में लिए तुम्हारे कदमों में बैठकर तुम्हें प्रपोज तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए साफ सुथरे शब्दों में तुम्हें बता रहा हूं कि प्यार करता हूं तुमसे। और ये प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, मुझे नहीं पता। पता है तो सिर्फ इतना कि जब तुम सामने होती हो तो मुस्कुराने का दिल करता है। जब तुम करीब आती हो तो मुझे मेरे दिल की धड़कनें साफ साफ सुनाई देती है और मुझे मेरे जिंदा होने का एहसास होता है। तुम्हारी आवाज़ सुनकर मेरे जिंदगी की खामोशियां मुझसे चीख चीख कर कहती है कि मैं सारी दुनिया को बताऊं कि प्यार, इश्क और मोहब्बत से दूर भागने वाले राजीव को चांदनी से मोहब्बत हो गई है। चांदनी उसकी बातें सुनकर मन मन मुस्कुराने लगी। तभी वो फिर से बोला, जो महसूस करता हूँ तुम्हें सीधे और साफ शब्दों में बता दिया मैंने। इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि तुम्हारी तरह ग्रामोफोन बाजा नहीं हूँ। राजीव हूँ और जिंदगी भर ऐसा ही रहूंगा। तुमसे मोहब्बत जरूर हुई है पर तुम्हारे लिए खुद को कभी बदल नहीं पाऊंगा। पर एक वादा जरूर कर सकता हूँ तुमसे कि जिंदगी भर तुम्हें दीवानों की तरह चाहूंगा और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करूंगा। तुमसे पहले ना मेरी जिंदगी में कोई था और ना तुम्हारे बाद कोई और होगा। बस मेरे इसी वादे से समझ जाओ कि तुम्हारे लिए मेरी दीवानगी का क्या आलम है। राजीव की बातों ने चांदनी को निशब्द कर दिया था और वो बिना पलके झपकाए सिर्फ उसे ही देख रही थी। तभी राजीव ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे अपने करीब लाकर बोला, आई लव यू चांदनी। चांदनी अभी भी बुत बनी उसे देख रही थी। उसे ऐसे देखकर राजीव अपने होठों को उसके कान के पास लाया और आहिस्ता से बोला, सुना तुमने, आई लव यू। चांदनी ने तिरछी नजरों से उसे देखा और मन मन मुस्कुराते हुए उससे दूर जाने लगी, पर तभी राजीव ने उसकी कलाई पकड़ ली। चांदनी ने पलटकर उसकी ओर देखा तो राजीव उसे अपने करीब लाकर बोला, मैं तुम्हें यहाँ अपने प्यार का इकरार करने के लिए नहीं लाया था, बल्कि तुमसे अपने प्यार का इजहार सुनने के लिए लाया था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए अब सीधे सीधे बताओ, क्यों भाग रही थी मुझसे और हॉस्पिटल में मुझसे मिलने क्यों नहीं आई और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? राजीव के सवाल सुनकर चांदनी को एक बार फिर से वही सब याद आने लगा जो उसने खुली आंखों से देखा था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट पल भर में ही परेशानी में बदल गई। उसे अपना देखा हर वो सपना याद आने लगा। जब उसकी आंखों में आंसू थे, वो सारी तकलीफें उसे वही खड़े खड़े महसूस होने लगी जो उसने खुद को सहते हुए अपने सपनों में देखी थी। उसने खुद को संभाला और राजीव की आंखों में देखते हुए आहिस्ता से उसका हाथ अपनी कमर से हटाया और फिर धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगी। राजीव उसे ऐसे पीछे हटते देख थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसे उसकी आंखों में अपने लिए प्यार तो नजर आ रहा था, पर साथ ही चेहरे पर परेशानी भी दिखाई दे रही थी। तभी चांदनी ने अपने हाथों की मुट्ठी बांधी और हिम्मत करके बोली, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है राजीव, मैं आपसे प्यार नहीं करती। चांदनी के इतना कहते ही राजीव बिना पल के झपकाए उसे देखने लगा। चांदनी फिर से बोली, आप बहुत अच्छे इंसान हैं राजीव, बहुत इज्जत करती हूँ मैं आपकी, पर आपसे प्यार नहीं करती। राजीव ने आगे बढ़कर गुस्से में उसकी बांह पकड़ी और उसे अपने करीब लाकर बोला, अब ये क्या नई बकवास है चांदनी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। देखा है मैंने इन आंखों में खुद को, इसलिए ये झूठ तुम मेरे सामने ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आसपास से गुजरते लोग उन्हें देख रहे थे। उन्हें देखकर चांदनी खुद को राजीव से छुड़ाते हुए बोली, लोग देख रहे हैं राजीव, छोड़िए मुझे, मैं आपसे प्यार नहीं करती और यही सच है, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। पर राजीव उसे छोड़ने की जगह उसे अपने और करीब ले आया और बोला, ये लोग हमारे कुछ नहीं लगते चांदनी, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे अगर फर्क पड़ता है तो तुम्हारे मेरे करीब होने से।
और अभी अभी जो तुमने मुझसे कहा है ना चांदनी, उसे मेरी आंखों में देखकर फिर से दोहराओ। चांदनी ने तुरंत उसकी ओर देखा पर कुछ बोल नहीं सकी। राजीव उसके कुछ कहने का इंतजार करने लगा पर चांदनी उससे अपनी नजरें चुराने लगी। राजीव के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी एक उंगली चांदनी की थोड़ी पर रखी और उसका चेहरा ऊपर उठाकर बोला, नहीं बोल पा रही हो ना? बोल भी नहीं पाओगी। मेरी आंखों में देखकर ये बात तुम कभी नहीं बोल पाओगी चांदनी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिस दिन तुमने मेरी आंखों में देखकर मुझसे ये कह दिया कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, उस दिन मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। उसके इतना कहते ही चांदनी ने तुरंत उसकी ओर देखा तो राजीव फिर से बोला, पर तुम ऐसा कभी नहीं कह पाओगी क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और वैसे भी तुम्हारे पास एक भी ऐसी वजह नहीं है जिससे तुम मुझे अपनी इस बकवास पर यकीन दिला सको। चांदनी उसके हाथ गुस्से में झटक कर बोली, बकवास नहीं हाँ ये राजीव, बल्कि सच है, और सच को साबित करने की जरूरत नहीं होती है, मुझे भी नहीं है। मेरी दोस्ती को प्यार समझने की गलती आप कर रहे हैं, पर मैं आपकी दोस्ती को प्यार समझने की भूल कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं दिल से नहीं दिमाग से काम लेती हूँ। कुछ सपने हैं मेरे जिन्हें आप कभी पूरे नहीं कर सकते। आप मेरी पसंद नहीं है और न ही कभी हो सकते हैं। इतना कहकर चांदनी तेजी से वहां से जाने लगी और हड़बड़ाहट में तेज रफ्तार से चली आ रही एक गाड़ी के सामने आ गई। पर इससे पहले कि वो गाड़ी चांदनी को कोई नुकसान पहुंचाती, राजीव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। चांदनी ने नजरें उठाकर देखा तो उसके सामने राजीव खड़ा था। मुझसे दूर तुम कभी नहीं जा सकती चांदनी, जहां भी जाओगी सिर्फ मुझे ही पाओगी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो और यही सच है। अब तुम खुद मुझसे अपने प्यार का इकरार करोगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से दूर कभी जाने नहीं दूंगा। राजीव उसकी आंखों में देखकर बोला। चांदनी बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखने लगी। तभी राजीव ने गुस्से में उसे खुद से दूर धकेल दिया और गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाते ही चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे। राजीव आकर अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ाने लगा। उसे अपनी ओर आते देख चांदनी तुरंत पलटकर खड़ी हो गई और उसने अपने आंसू पोंछ लिए। तभी राजीव किसी तूफान की तरह बहुत तेजी से उसके करीब से अपनी गाड़ी निकालकर ले गया। चांदनी बुरी तरह कांप गई, पर राजीव की गाड़ी पल भर में ही उसकी आंखों से ओझल हो गई। वो वहीं खड़ी होकर रोने लगी। वो खुद को संभालने के लिए वहीं एक बेंच पर बैठ गई और मन ही मन बोली, मैं जानती हूँ कान्हा जी की जो मेरी किस्मत में लिखा है उसे मैं कभी नहीं बदल सकती। अगर आपने मेरे हिस्से में दर्द लिखा है तो मुझे उसे सहना होगा। मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ भगवान जी, पर अपने चाचा जी और चाची के दर्द की वजह नहीं बनना चाहती। मैं कभी कोई ऐसा काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकती जिसकी वजह से उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे। मुझे अपनी औलाद की तरह पाला है उन्होंने, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उनका ये नेक काम उनके लिए सजा बन जाए। जो मुझे पहले से नजर आ गया है उससे मुझे इतना तो समझ आ गया है कि राजीव का ये पागलपन, मेरे लिए ये दीवानगी, मेरे और उनके साथ ना जाने कितने लोगों के दर्द की वजह बनने वाली है। अभी अभी जो उन्होंने किया है उसके बाद मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि अब मेरी जिंदगी उनके हिसाब से चलने वाली है। अगर मेरी किस्मत नहीं बदल सकते आप तो बस इतना कर दीजिए कि मुझे ये सब सहने की हिम्मत दे दीजिए और मेरे परिवार को मेरे नसीब में लिखे दर्द का हिस्सेदार मत बनाए प्लीज। इतना कहकर वो रोने लगी, पर तभी एक गाड़ी बहुत तेजी से उसके सामने आकर रुक गई। चांदनी ने घबराकर सामने देखा तो राजीव आंखों पर चश्मा लगाए गाड़ी में बैठा था। उसका रोना अचानक बंद हो गया। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।